हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मंजू सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक और वीडियो लेकर, जो है ह्यूरिस्टिक पद्धति पर। हमारी जो शिक्षण पद्धतियों की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति, जो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी ये पद्धति आपके टीचिंग सब्जेक्ट में और दूसरे आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में भी ये पद्धति आपके काम आएगी, आपके कोर्स में है। और अगर आप कंपटीशन के हिसाब से रीट और टेट एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस पद्धति की ये जो स्लाइड है, इसमें आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक लॉक है और उसको एक की से खोला जा रहा है। इस ताले को एक चाबी से खोला जा रहा है। इसका संबंध इस पद्धति से सीधा सीधा है। आगे चल करके हम देखेंगे कि ये पिक्चर किस तरह से इस पद्धति को एक तरह से डिस्क्राइब कर रही है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं आगे क्या है इस पद्धति में। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो इसकी बात कही थी वो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड पर। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ह्यूरिस्टिक मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग which involves our placing the students as far as possible in the attitude of a discover। ह्यूरिस्टिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो एक तरह से एक बालक को एक डिस्कवरर बनाने का काम करता है, यानी उसको एक रिसर्चर बनाने का काम करता है, एक खोजकर्ता बनाने का काम करता है। बालक पर एक खोजकर्ता की एक तरह से एक छाप डाल दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं और डिटेल। ह्यूरिस्टिक मेथड आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इस स्लाइड में नजर आ रहा है इसका नाम, जिसमें हम देखेंगे आगे चल कर कि ह्यूरिस्टिक मेथड है क्या। ह्यूरिस्टिक पद्धति का परिचय। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है। इसको हम यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस पद्धति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मैं स्वयं खोजता हूँ। मैं यहाँ पर कौन है, एक तरह से विद्यार्थी के लिए बात हो रही है कि मैं स्वयं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक पद्धति स्वयं सीखने और खोजने की विधि है। यहाँ पर जो बालक है उसको स्वयं खोजना होता है और वो स्वयं ही सीखता है। इसमें बालक स्वयं तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण करके अपने प्रयासों से यंत्रों, पुस्तकों और शिक्षकों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें बालक निष्क्रिय श्रोता ना होकर स्वयं ही आविष्कारक और खोजकर्ता बन जाता है। तो बच्चों इसमें क्या नजर आ रहा है कि इसमें बालक क्या होता है, तथ्यों का अध्ययन करने वाला होता है, अवलोकन करने वाला होता है, वो निरीक्षण करता है और वह अपने प्रयासों से क्या क्या साधन काम में लेता है। यंत्र यानी एक शैक्षिक यंत्र, पुस्तकें और शिक्षक, ये 3 साधन उसके पास में होते हैं जिसकी सहायता से वो अपनी समस्या का समाधान करता है। इसमें बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, बल्कि स्वयं वो एक क्या होता है, एक आविष्कारक होता है, एक खोजकर्ता बन जाता है। इसका प्रयोग विज्ञान विषय को सर्वप्रथम पढ़ाने के लिए किया गया था, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण गणित में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। तो हम देखेंगे बच्चों आगे चलकर कि इसमें आगे और क्या है। लेकिन इस जो ये वाला जो ह्यूरिस्टिक पद्धति का परिचय वाली जो स्लाइड है, इसमें हमने क्या देखा कि इसके जो जन्मदाता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस शब्द की जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मैं स्वयं खोजता हूँ। इसमें बालक निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, तथ्यों का अध्ययन करता है और 3 उसके पास में साधन है, एक तो यंत्र, पुस्तकें और शिक्षक, इनकी सहायता से वह ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें बालक एक खोजकर्ता होता है और इस पद्धति को सर्वप्रथम विज्ञान विषय के लिए काम में लिया गया था और उसके बाद में गणित और बाद में अन्य विषयों में भी इसको काम में लिया जाने लगा। किस तरह से बच्चों कि गणित की अगर हम बात करते हैं तो गणित की जो है उसमें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले उनके सामने एक समस्या ही दी जाती है और उनको उसको सॉल्व करना होता है। इसी तरह से अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विज्ञान कभी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता है। विज्ञान हमेशा खोज पर बात करता है, तथ्यों पर बात करता है। तो तथ्यों का अध्ययन करके, अवलोकन करके, उनका निरीक्षण करके
और फिर किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो इस पद्धति में हमने ये बातें देखी। चलिए आगे चलते हैं। स्मिथ एवं हैरिसन एक शिक्षाविद है। इनके अनुसार एक जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है इसकी परिभाषा दी गई है। स्मिथ एवं हैरिसन के मतानुसार इस विधि में छात्रों को अपनी समस्या का उत्तर बिना किसी की भी मदद के स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना पड़ता है। यानी यहाँ पर बच्चे के सामने एक समस्या रख दी जाती है और उनको अपने प्रयासों से उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। तो स्मिथ एवं हैरिसन जो शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पद्धति को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। इस प्रकार इस विधि में प्रक्रिया का जो केंद्र है वह कौन होता है? विद्यार्थी। वह पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन, तर्क वितर्क आदि द्वारा खोज करता है तथा स्वयं को शिक्षित करने के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसके किसके चारों तरफ घूमती है बच्चों? विद्यार्थी के चारों तरफ घूमती है। और विद्यार्थी किसके आधार पर इसका पता लगाने की कोशिश करता है? समस्या का समाधान करने की अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, चिंतन करके और तर्क वितर्क करके वो समस्या का समाधान खोजता है और अपने आप को शिक्षित करता है। इस विधि में जो अध्यापक है विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा इनका हल ज्ञात करते हैं। इन समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष पाठ्य पुस्तकों के अन्य साधनों द्वारा खोजने का प्रयास किया जाता है। यानी इस विधि में जो अध्यापक है वो समस्या रखता है और विद्यार्थी अपने प्रयास के द्वारा उस समस्या का हल ज्ञात करता है। समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी जो है पाठ्य पुस्तकों या अन्य साधनों के द्वारा समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। इस विधि में अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना है। यहाँ पर अध्यापक का कार्य या मुख्य कार्य विद्यार्थी को मार्गदर्शन करना है जिससे वे नवीन नियमों, हलों तथा संबंधों की स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा खोज कर सके। इस विधि में अध्यापक का कार्य एक तरह से वातावरण तैयार करना है और अध्यापक मुख्य कार्य जो है अध्यापक का यहाँ पर विद्यार्थी को मार्गदर्शन देना भी है जिससे वे अपने जो नवीन नियम है, हल जो उसकी समस्याओं के जो हल है उनके बारे में खुद स्वयं प्रयत्न करके खोज कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि पाठ्य सामग्री से संबंधित नियमों आदि की खोज में विद्यार्थी की आयु, योग्यता तथा क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। अन्यथा ये जो निधि है ये विधि है लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। समस्या समाधान में विधि पूर्णतया स्वतंत्र रहता है। समस्या समाधान में जो विद्यार्थी है वो स्वतंत्र रहकर अपना काम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पाठ्य सामग्री से संबंधित जो नियम है उनकी खोज में जो बालक है उनकी आयु, योग्यता और क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। जब उनको समस्या दी जाती है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसको बालक की आयु के अनुसार, योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार उसको समस्या दी जाए। समस्या समाधान में विद्यार्थी पूर्णतया स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो अपने शिक्षक की मदद ले सकता है और अगर उसे आवश्यकता नहीं है तो फिर वो स्वयं ही समस्या का समाधान खोज सकता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति के सिद्धांत। बच्चों, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जो सिद्धांत हैं उनमें इस स्लाइड में जो मुख्य मुख्य दिखाए गए हैं वो हम देखते हैं। पहला आता है इसमें बालक के स्व शिक्षण पर बल। स्व शिक्षण का मतलब क्या है? स्वतः शिक्षण, यानी स्वयं अपना प्रयास करके जो शिक्षण प्राप्त करते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है कि बालक इस पद्धति के द्वारा जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो स्वयं उनके सामने समस्या रख दी जाएगी टीचर्स के द्वारा और बालक स्वयं उनकी खोज करेंगे, उनका समाधान करेंगे और स्वयं ही अपना शिक्षण करेंगे। स्वतः जब शिक्षण पर इस पद्धति में बल दिया जाता है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है ये। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जाती है कि बालक स्वयं अपना शिक्षण है वो खुद ही कर ले। अगला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या आता है बच्चों? यानी बच्चा यहाँ पर एक्टिव रहता है, कार्य करता रहता है, कार्य करके अपने समस्याओं का हल खोजता है, क्योंकि बिना कार्य करे समस्याओं का हल नहीं खोजा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो बालक है या विद्यार्थी है वो क्रियाशील रहता है, इसलिए इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला आता है प्रायोगिक शिक्षा का सिद्धांत। प्रायोगिक शिक्षा का सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सर्वप्रथम विज्ञान के लिए काम में लिया गया था और विज्ञान विषय जो है वो पूरा का पूरा प्रयोगों पर आधारित है, प्रयोगों पर निर्धारित है। विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती है, विज्ञान की जितनी भी पढ़ाई नियम देखे जाते हैं
उनको प्रयोग करके देखा जाता है, क्योंकि जो पूरा विज्ञान है वो प्रैक्टिकल पर ही आधारित है। सुनी सुनाई बात पर विज्ञान कभी विश्वास नहीं करता है, स्वयं करके देखने के सिद्धांत पर विज्ञान एक तरह से चलता है। इसीलिए व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा जो है विज्ञान के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रायोगिक शिक्षा का सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर प्रयोग करके और फिर शिक्षा प्राप्त की जाती है। अगला आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का अर्थ है कि बालक अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है, उसमें उसके इस कार्य में किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं होती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है और उसकी मदद तभी करता है जब बालक शिक्षक से मदद मांगता है। तो इसलिए यहाँ पर बालक को पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, इसीलिए इसे स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे आता है वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत। सर्वप्रथम इस पद्धति को विज्ञान विषयों के लिए काम में लिया गया था। क्योंकि इस पद्धति के अंदर स्वयं करके सीखा जाता है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत इसमें चलता है। तो इसीलिए विज्ञान भी एक ऐसी ही चीज है कि विज्ञान के अंदर व्यक्ति स्वयं काम करते हैं, स्वयं अपने तथ्यों के आधार पर चलते हैं, स्वयं निरीक्षण करते हैं, स्वयं अवलोकन करते हैं, स्वयं तर्क वितर्क करते हैं और फिर किसी बात के या किसी नतीजे पर वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकता जो है उसका विशेष ध्यान रखा गया है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविज्ञान जो पूरा का पूरा है वो मन का विज्ञान है। हमने भी यहाँ पर देखा है कि आप लोगों ने भी अपनी पूर्व कक्षाओं में मनोविज्ञान विषय का अध्ययन किया होगा। आपके यहाँ पर सिलेबस में मनोविज्ञान विषय डालने का अर्थ भी यही है कि बच्चों को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और जो भावी शिक्षक है उनको भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक समस्याएं जो देता है बच्चों को, ये छोटी कक्षाओं में भी इस विधि से पढ़ाया जाता है और बड़ी कक्षाओं में भी। तो शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखता है। अगर शिक्षक को स्वयं को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वह इस बात का ध्यान रख करके काम करेगा कि जो भी समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा वो बच्चे की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के आधार पर होगी। आगे आता है बालकों की क्षमता का सिद्धांत। यहाँ पर बालकों की क्षमता का सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि बालक जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपना शिक्षण प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। इस जो स्लाइड है इस पर हमने देखे ह्यूरिस्टिक पद्धति के सिद्धांत। उसमें पहला था बालक के स्वशिक्षण पर बल, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रायोगिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और बालकों की क्षमता का सिद्धांत। चलिए आगे। ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका। ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है यहाँ इस स्लाइड में दिखाया गया है। पहला जो है इसमें विशेषज्ञ, कि शिक्षकों को विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये तो चाहे कोई भी शिक्षक है उसके लिए ये पहली शर्त है कि शिक्षकों को विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक को विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो फिर वो अध्ययन कराने में सक्षम नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें अध्ययन की आदत हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समय बदलता है, परिवर्तन संसार का नियम है, टेक्नोलॉजी बदलती है, सिलेबस बदलता है, पढ़ने की जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया है वो बदलती है, शिक्षण की जो प्रदान करने के साधन है वो बदलते हैं। अभी हाल ही में बच्चों आपने देखा होगा कि शिक्षक जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा तरीका पढ़ाने का बदल गया है। शिक्षकों को खुद को जब टेक्नोलॉजी का अनुभव नहीं था, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का पहले पूरा अनुभव प्राप्त किया, अभ्यास किया और उसके बाद छात्रों को उसके माध्यम से पढ़ाया। तो यहाँ पर जो शिक्षक की बात हो रही है कि शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही उसमें अध्ययन की आदतें भी होनी चाहिए ताकि समय के साथ वो अपने आप को अपडेट कर सके और आगे वो अपने समय के अनुसार चल सके। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि शिक्षक को विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। दूसरा आता है स्वयं कुशल अभिकर्ता। शिक्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, निरीक्षण करने की, तर्क करने की, निर्णय लेने की योग्यताएं होनी चाहिए। इसी के बल पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अन्वेषण के लिए प्रेरित कर सकता है। अन्वेषण का अर्थ क्या हुआ? खोज करना, तथा उनकी सहायता करने में भी वो समर्थ बन सकता है। यानी स्वयं उसको पहले इस प्रकार का होना चाहिए, तभी वो अपने छात्रों को इस तरह की एक नॉलेज दे सकता है या उनके लिए प्रेरित कर सकता है। स्वयं शिक्षक को
अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, स्वयं शिक्षक में कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, स्वयं शिक्षक में निरीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वयं शिक्षक में तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वयं शिक्षक में निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। और इन सब के बल पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित कर सकता है और उनकी सहायता करने में समर्थ बन सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, मार्गदर्शक। शिक्षक विद्यार्थियों का समय समय पर अपनी समस्याओं के हल ढूंढने में कुशल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक यहाँ पर एक मार्गदर्शक का काम करता है, एक गाइड का काम करता है, और जब वो छात्रों को समस्याएं दे देता है तो उसके बाद छात्र अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं और उसके हल ढूंढने में जो है शिक्षक स्वयं मदद करता है और एक कुशल मार्गदर्शक की तरह वो अपनी भूमिका निभाता है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक, यानी शिक्षक को विशेषज्ञ होना चाहिए, स्वयं कुशल अभिकर्ता होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अर्थात उसको मन का एक विज्ञान जो है उसका अध्ययन, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत गुणों को जानने में कुशल होता है, वह उनकी शारीरिक और मानसिक सभी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का पारखी होता है। शिक्षक अपने जो विद्यार्थी हैं उनके व्यक्तिगत गुण कि कौन से छात्र में कौन सी क्षमता है, उसकी क्या योग्यता है, क्या उसकी रुचि है, इस चीज का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। जब शिक्षक को इस बात का ज्ञान होगा कि उसके किस किस विद्यार्थी में कौन कौन सी क्षमताएं हैं, किस प्रकार की योग्यताएं हैं, तो उनको जानने के बाद वह उनको शारीरिक और मानसिक सभी उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं का पारखी भी उन्हें होना चाहिए। अगर उसे इस प्रकार का ज्ञान होगा तो वह छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको समस्याएं देगा और छात्र अच्छी तरह से उन्नति कर सकेंगे। जिस छात्र में जिस तरह का गुण है उसको उसी तरह की समस्या उसके सामने रख करके उसके उस गुण को एक तरह से विकसित करने का प्रयास भी शिक्षक कर सकता है और उसे करना चाहिए। शिक्षक ही ये जानता है कि उसके विद्यार्थी में कौन कौन से गुण हैं। विद्यार्थी में जो गुण है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए और शिक्षक को एक तरह से शारीरिक और मानसिक जो है छात्रों की सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं का पारखी भी होना चाहिए। तो इस तरह से मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। अगला आता है परामर्शदाता। यहाँ पर प्रश्न पूछने में निपुण होना चाहिए, विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को समझने और उनकी विकास प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाला भी होना चाहिए। विद्यार्थी जो है वो उनकी जो क्षमताएं हैं उसको शिक्षक समझ लेता है तो उनके अनुसार उनको काम देता है और शिक्षक ज्यादा उन्नति, छात्र जो है वो ज्यादा उन्नति कर सकते हैं और इस तरह से विद्यार्थियों की विकास प्रक्रिया है उसमें सहायता प्रदान कर सकता है। तो बच्चों इसमें देखा हमने इस स्लाइड में कि ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो इसमें आता है पहला विशेषज्ञ, दूसरा है स्वयं कुशल अभिकर्ता, तीसरा है मार्गदर्शक, चौथा है मनोवैज्ञानिक और पांचवा है परामर्शदाता। चलिए अगली स्लाइड पर और चलते हैं, देखते क्या है। अब आते हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति के गुण। ह्यूरिस्टिक पद्धति एक तरह से इसमें क्या गुण है इस स्लाइड में दिखाया गया है। इसमें पहला आता है स्वयं करके सीखने का अवसर। ये जो पद्धति है इसमें बालक को स्वयं करने की बात की जाती है कि बालक स्वयं समस्या का समाधान करेगा, बालक स्वयं अपने काम करेगा, बालक स्वयं अपना शिक्षण खुद एक तरह से करेगा, उसको जो उसका टीचर है वो उसकी सिर्फ मदद करेगा। तो ये स्वयं करके सीखने का अवसर उसको यहाँ पर दिए जाते हैं और इसीलिए वो अपना काम करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अगला जो पॉइंट आता है इसका जो गुण है कि स्वाध्याय की आदत का विकास, कि इस पद्धति में बालकों में स्वाध्याय की आदतों का विकास किया जाता है। स्वाध्याय का अर्थ हुआ स्व अध्ययन यानी स्वयं अध्ययन। यहाँ पर छात्र जब समस्या का समाधान करता है और आगे बढ़ता है तो उसमें एक तरह से खुद ही आगे बढ़ने की आदत हो जाती है और इस आदत का विकास होता है। अगला आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, कि इस पद्धति से जो बालक पढ़ते हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो किसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। पहले जब भी वो कोई बात सुनते हैं तो उसकी अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन करें, उसका निरीक्षण करें, उसका परीक्षण करें और उस पर तर्क वितर्क करें और तब जाकर के वो किसी बात पर, किसी नतीजे पर पहुंचे। तो इस तरह से छात्रों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। आगे आता है मानसिक विकास की तीव्र प्रक्रिया। बच्चों, सभी बच्चों में असीमित क्षमताएं होती हैं। हर बच्चे का दिमाग जो है बहुत ही अच्छा बनाया है। हम सभी का दिमाग ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाया है। हम हमारा दिमाग है उसको या हमारी बौद्धिक क्षमता को हम बहुत ही
कम परसेंटेज में काम में ले रहे हैं। हमारे जो दोनों ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है चाहे राइट ब्रेन है, हम उनको बराबर इतना काम में नहीं लेते हैं जितनी उनकी क्षमताएं हैं। हम उनको जितना ज्यादा काम में लेंगे वो उतने ही तीव्र होते जाएंगे, उनमें सोचने की क्षमता उतनी ही होती जाएगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी ही कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो है समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं बच्चे, तो उनका मानसिक विकास होता है और इस माध्यम से उनकी जो मानसिक विकास की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। आगे आता है विद्यार्थी सर्वदा क्रियाशील। इस पद्धति में विद्यार्थी को बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिलता, वो सदैव और सदैव क्रियाशील रहता है, स्वयं करके सीखता रहता है, क्योंकि सिद्धांत स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर विद्यार्थी में सर्वदा क्रियाशील रहने का गुण पैदा हो जाता है। आगे आता है विद्यार्थी और अध्यापक के मित्रवत संबंध। क्योंकि इस विधि में अध्यापक का और विद्यार्थी का परस्पर व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, इसलिए यहाँ पर इनके मित्रवत संबंध बन जाते हैं। जब पूरी कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है तो हर बच्चे की तरफ उसका ध्यान इतना नहीं जाता है, हर बच्चे से उसका इतना इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इस विधि से पढ़ाते हैं तो अध्यापक का हर विद्यार्थी के साथ इंटरेक्शन होता है, इस कारण उनमें मित्रवत संबंध हो जाते हैं। अगला आता है प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व स्थायी। क्योंकि ये स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर चलता है तो यहाँ पर सभी ज्ञानेंद्रियों को छात्र काम में लेते हैं, आंख, नाक, कान और इन सबको काम में लेकर के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान उनके लिए एक तो स्पष्ट होता है और एक स्थायी हो जाता है। अगला और अंतिम जो आता है ह्यूरिस्टिक पद्धति के गुणों में, वह है कि गृह कार्य के भार से मुक्त, यानी इसमें होमवर्क देने की कोई प्रथा नहीं होती। कक्षा में जो काम कराया जाता है बस वही उनकी शिक्षण होता है, यानी जो विद्यालय में वो पढ़ते हैं बस वही उनको काम करना होता है। औपचारिक रूप से उन्हें किसी प्रकार का गृह कार्य उन्हें नहीं दिया जाता और इस प्रकार से गृह कार्य के भार से वो मुक्त हो जाते हैं। तो बच्चों हमने देखा इसमें इस स्लाइड में ह्यूरिस्टिक पद्धति के गुण, जिसमें था स्वयं करके सीखने का अवसर, स्वाध्याय की आदत का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, मानसिक विकास की तीव्र प्रक्रिया, विद्यार्थी सर्वदा क्रियाशील, विद्यार्थी और अध्यापक के मित्रवत संबंध, प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व स्थायी और लास्ट में आता है गृह कार्य के भार से मुक्त। जैसा कि आप इसकी पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं बैठे हैं, ये इन सबको क्वेश्चन दिया गया है, इनके सामने समस्या रखी गई है, ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं और उसके बाद इनके दिमाग की बत्ती जल रही है और ये समस्या का समाधान खोज पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई है उसका मकसद भी यहाँ पर यही बताने का है कि इस पद्धति के अंतर्गत बच्चों के सामने समस्याएं रखी जाती है। और जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में भी बच्चों आपको कहा था, ये ताला और चाबी जो दिख रहा था इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है यहाँ पर कि ह्यूरिस्टिक पद्धति पूरी की पूरी समस्या और समाधान पर निर्धारित है। तो यहाँ पर ताले का मतलब है कि समस्या और चाबी है उसका समाधान। तो यहाँ पर जो ताले से चाबी से ताला खोलने का प्रयास किया जा रहा था तो वह ह्यूरिस्टिक पद्धति को एक तरह से इंडिकेट कर रहा था कि इसमें क्या होता है। चलिए अगली स्लाइड पर अब आते हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति के दोष, यानी गुण तो सभी पद्धतियों में है तो दोष भी सभी पद्धतियों में होते ही है। सबसे बड़ा जो दोष इसमें आता है वह है कि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, क्योंकि इसमें समस्या दी जाती है छात्र को अध्यापक के द्वारा और छात्र को समाधान खोजना होता है। छोटी कक्षाओं के जो विद्यार्थी है वो इतने निपुण नहीं होते हैं कि उनके सामने समस्या रख दी जाए और वो समस्या का समाधान खोज सके, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए ये इतनी उपयोगी नहीं है। दूसरा आता है अन्वेषण के लिए अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता। यहाँ पर ये बात है कि समस्या रखी जाएगी, छात्र उसके लिए खोज करेगा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो अन्वेषण यानी खोज, तो जो अन्वेषण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए बहुत ही अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है, जबकि जो छात्र होते हैं उनको इतना अनुभव नहीं होता है, वो तो खुद ही सीख रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यहाँ पर अन्वेषण की जो है उसमें अनुभव की आवश्यकता होती है और छात्रों में इतना अनुभव नहीं होता है। अगला आता है अधिक छात्रों वाली कक्षा के लिए अनुपयोगी। अधिक छात्रों वाली कक्षा के लिए अनुपयोगी क्यों है? क्योंकि अधिक छात्रों वाली जो कक्षाएं हैं उनमें बहुत सारे छात्र होते हैं और शिक्षक सब पर ध्यान नहीं दे सकता है और शिक्षक सबको पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर एक तरह से हम कहेंगे कि इंटरेक्शन उनका नहीं हो सकता है, 1 by 1 वो किसी से बात नहीं कर सकता है, वो पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाता है। क्योंकि जब छात्र ज्यादा होते हैं कक्षा में तो एक शिक्षक होता है, उसके लिए सारी जो प्रक्रिया है छात्रों से बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो शिक्षक है और इतने सारे विद्यार्थी हैं, वो एक एक विद्यार्थी को इतना अटेंशन नहीं दे पाता है। अगला आता है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया धीमी व लंबी। देखो ज्ञान प्राप्त करने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो क्या है
कि समस्या दी जाती है, फिर उसका समाधान खोजते हैं। समाधान खोजने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये प्रक्रिया धीरे चलती है एक तो, और एक ये बहुत समय तक चलती है, और इसीलिए इसके माध्यम से सिलेबस को पूरा करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी चलती है और लंबी होती है। अगला और अंतिम आता है कि पद्धति का सदैव प्रयोग संभव नहीं, कि हर परिस्थिति में इस पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ कक्षाएं ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि हर जगह इस विधि को प्रयोग कर लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर टॉपिक इस विधि से पढ़ लिया जाए ये इतनी आसान चीज नहीं है। इसलिए इस पद्धति का सदैव प्रयोग करना संभव नहीं है। तो बच्चों, हमने देखा ह्यूरिस्टिक पद्धति के दोष में इस स्लाइड पर कि ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, अन्वेषण के लिए अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता है, अधिक छात्रों वाली कक्षा के लिए अनुपयोगी है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया धीमी है, और पद्धति का सदैव प्रयोग भी संभव नहीं है। चलिए बच्चों, अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। अब आता है ह्यूरिस्टिक पद्धति एवं भाषा शिक्षण, कि ह्यूरिस्टिक पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो विज्ञान विषय के लिए किया गया था, बाद में इसको गणित के लिए काम में लिया गया। अब भाषा शिक्षण के लिए इसका क्या उपयोग है या क्या उपयोगिता है? इस पद्धति का प्रयोग विज्ञान शिक्षण के लिए किया गया था, किंतु यह पद्धति जल्दी ही भाषा, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, गणित इनमें भी लोकप्रिय हो गई। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न होने पर सहायता देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और शिक्षक इसमें केवल एक मित्र की तरह काम करते हैं, पथ प्रदर्शक की तरह काम करते हैं, और एक दार्शनिक के रूप में काम करते हैं। इस पद्धति को भाषा में, व्याकरण में, इतिहास में, भूगोल में भी शामिल किया गया है। अब कैसे शामिल किया गया है थोड़ा सा हम देखते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए पद्धति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। छात्र स्वतंत्र परिवेश में क्रियाशील रह करके ज्ञानार्जन इसमें करते हैं। इस विधि के द्वारा हम आत्मकथा है, निबंध है, जीवनी है, कहानी है, व्याकरण है आदि को समुचित ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में प्रश्नों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए बच्चों कि इस विधि के द्वारा आत्मकथा, अगर मान लीजिए हम उन्हें कहते हैं कि आपको महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, विवेकानंद के बारे में, इनकी कोई आत्मकथाएं आपको ढूंढनी है और यहाँ पर लिखनी है, तो छात्र स्वयं क्रियाशील होगा, स्वयं ढूंढेगा, स्वयं करके सीखेगा और अपना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से निबंध लिखने के लिए छात्रों को दिया जाता है, तो स्वयं छात्र अपना निबंध लिखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जीवनी है, इसी तरह कहानी है या व्याकरण संबंधी ज्ञान है, शिक्षक उसमें उसकी सिर्फ मदद करेगा, लेकिन छात्र स्वयं क्रियाशील रह करके इनको करेगा, उसका जो ज्ञान होगा वह स्थायी ज्ञान होगा। और इस विधि से प्रश्नों का स्थान भी महत्वपूर्ण है, इसमें प्रश्नों का समाधान भी ढूंढने की कोशिश की जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में चित्र दिखाकर प्रेरणास्पद प्रश्नों के माध्यम से विषय ज्ञान को सुंदर बनाया जा सकता है। यानी जब छोटी कक्षाओं में जब भाषा विषय पढ़ाया जा रहा हो, उस समय प्राथमिक कक्षाओं में उन्हें चित्र दिखा करके और कई सारे उन्हें प्रेरणास्पद प्रश्न पूछ करके इसके माध्यम से उनको ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में वाचन एवं लेखन शैली के विकास की भी संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि छात्र इसमें एक तरह से समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो बात करते हैं और समस्या को पूरा लिखते हैं, पूरे प्रोसेस को, पूरी विधि को। तो वाचन और लेखन जो दोनों शैलियां हैं उसमें उनका विकास हो जाता है। आगे आता है कि तर्कपूर्ण चिंतन पर अधिक बल देने के कारण अभिव्यंजना के अवसर कम होते हैं। इस कारण मौखिक भाषा इतनी विकसित नहीं हो पाती। उच्च कक्षाओं में भाषा शिक्षण हेतु यह अत्यंत उपयोगी पद्धति है। यानी तर्कपूर्ण चिंतन पर अधिक बल देने के कारण जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं वो इससे अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और एक मौखिक भाषा भी इसमें इतनी विकसित नहीं हो पाती है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए और भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी पद्धति है। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चों को भूगोल पढ़ना है तो उनको दे दिया जाएगा कि आपको इस पूरी दुनिया के अंदर 5 ऐसे देश खोजने हैं जिनमें सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो बच्चे देखेंगे और उसको नक्शे में इंगित करेंगे, मानचित्र में, तो बच्चे खुद करेंगे, पहले खुद ढूंढेंगे कि कौन से ऐसे 5 देश हैं, उसके बाद उनको उसके मानचित्र में देखेंगे कि वो देश कहाँ कहाँ पर स्थित है, फिर उनको इंगित करने का काम करेंगे। तो इस तरह से बच्चे खुद करके सीखेंगे। इसी तरह से इतिहास में भी इसको काम में लिया जा सकता है कि बच्चों के सामने कोई ऐसी समस्या रखी जा सकती है कि इतिहास में जो राजा हुए थे उन्होंने कौन कौन सी ऐसी खास भूलें की थी जिनसे उनको एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से ग्रामर में अगर उनको एक तरह से उनको पहले किसी ग्रामर की जो नियम है उनके बारे में और ग्रामर के नियमों को किस तरह से लागू किया जाए इनके बारे में अगर उनसे
से समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाए तो बालक खुद अपना प्रयास करेंगे और व्याकरण का अध्ययन कर लेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते क्या है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली और स्लाइड के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी ये जो स्लाइड है ह्यूरिस्टिक मेथड का ये जो पूरा टॉपिक है ये पसंद आया होगा। मेरे इसको आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।